अभी तक आपने सुना, सबके दिलों के अरमानों को जगाने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। फिर उसका फैसला तो तकदीर करती है कि वो मिलेंगे या नहीं। अब आगे। काव्या वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। थोड़ी देर पहले हुई घटना को सोचकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो स्टेज के सामने कुर्सी पर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे एक कोने में राजन खड़ा दिखाई दिया, जो उसे ही देख रहा था। उसने फौरन अपनी नज़र उस पर से हटाई और यश और शिखा की तरफ देखने लगी। बीच बीच में वो राजन की तरफ भी देखने लगती, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जब वो उसे देखती और वो उसे देखता, तो वो फौरन अपनी नज़र उस पर से हटा देती। अब तो राजन को भी उसे देखना अच्छा लग रहा था। वो भी काव्या पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। काव्या ने एक बार फिर उस ओर देखा तो राजन वहां पर नहीं था। काव्या उसे घूमकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। काव्या शांत बैठ गई। अब उसकी नजरें ना जाने क्यों राजन को तलाश रही थी। ये तो वो भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन दोनों को तो ये मालूम नहीं था। पर लेखक महोदय जरूर जान गए थे कि ये उन दोनों की प्यार की शुरुआत है। रात के 10 बजे सभी डिनर के लिए बैठ गए। डिनर के टेबल पर ठाकुर खानदान की बड़ी फैमिली और दूसरी तरफ शर्मा खानदान की छोटी सी फैमिली बैठी हुई थी। शिखा धीरे धीरे खा रही थी, तो यश काफी तेजी से खा रहा था, जैसे कई दिनों का भूखा हो। दिलावर सिंह, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारा पूरा परिवार आज इस खुशी के मौके पर मौजूद है। मैं आज बहुत खुश हूँ। सुलोचना जी, इन सब का श्रेय जाता है हमारी भाग्यवान बहू शिखा को। अगर वो ना होती तो आज हम सभी यहाँ पर मौजूद ना होते। शारदा देवी, हाँ ये बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। शिखा भगवान तो है ही है। मुझे भी अपने अंश के लिए शिखा जैसी ही एक सुंदर सुशील कन्या चाहिए, जो उसे सुधार सके। शारदा देवी ने इस बार निम्मी की तरफ देखते हुए कहा, जो सामने से पापड़ उठाकर अपने प्लेट में रख रही थी। अंश, एक ही तो पसंद आई थी, उसे भी बड़े भाई ले गए। पर कोई बात नहीं, छोटी बहन भी उससे कम नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बोलती है। पहले पता कर लेता हूँ कि इसके दिल में कोई है या नहीं, फिर ट्राई करता हूँ। निम्मी, पापा, मैंने दीदी के मुंह से सुना है कि जीजू गायब होते हैं तो एक एक महीने तक ना कॉल करते हैं ना मैसेज। कहीं शादी के बाद भी ये ऐसे ही गायब रहे तो दीदी का क्या होगा अकेले में। निम्मी की बात सुनकर यश खाते खाते अटक गया और सबकी तरफ देखने लगा, जो उसे ही देख रहे थे। बलराज ठाकुर, मैं इसकी शादी के बाद उस पर से काम का प्रेशर कम करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो शिखा को समय दे सके। अंश, ये जरूर बोलेगी। ये नहीं देख सकती थी कि अभी बड़े बात कर रहे हैं, फिर भी इसे बोलना जरूरी था। ये लड़की वाकई बवाल है बिल्कुल। काजल चुपके से रश्मि के कान में बोली, तुम तीनों बहनों के किस्मत में राजघराना ही लिखा है। देखो कैसे शारदा देवी निम्मी को देख रही हैं, जैसे अभी के अभी शादी करवा देंगी निम्मी का अपने बेटे से। खाना खाने के बाद सभी बड़े एक तरफ चले गए और बाकी बच्चे घर के हॉल में बैठ गए। नीतू ने निम्मी के कान में कुछ बोला तो वो डब्बा ले आई और सबके बीच में रख दी। अंश, ये क्या है? नीतू, हम जिसका भी नाम लेंगे वो आदमी इस डब्बे में से एक पर्ची निकालेगा और उसमें जो लिखा होगा उसे करके दिखाएगा। शशांक, ये क्या बात हुई? अगर इसमें लिखा होगा कि खाना बनाओ, तो क्या अब हम खाना भी बनाएंगे? काव्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिंपल बातें ही लिखी है, जो आप सबके साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा, ऐसा क्या क्या लिखा है इन पर्चियों में? नीतू, जब आपका नंबर आएगा तो देख लेना आप खोलकर क्या लिखा है आपकी पर्ची में। निम्मी ने दूर खड़े राजन और वीर को भी बुलाकर बैठा लिया। राजन को देखकर काव्या की नजर एक बार फिर राजन से टकराई। नीतू, तो शुरुआत किससे करते हैं? हाँ, सीमा भाभी से। सीमा, अरे मुझसे क्यों, अपने भैया से शुरुआत करो, वो सबसे बड़े हैं जो हैं। नीतू, लेडीज फर्स्ट, इसलिए आप। सीमा ने डब्बे में से एक पर्ची निकाली और खोल कर देखा और फिर नीतू को पकड़ा दिया। नीतू, हल्के में बच गई, गाना सुनाइए कोई अच्छा सा, जो हम सभी को पसंद आ जाए, वरना दोबारा गाना पड़ेगा। सीमा, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पर बुलाया। अंश, अरे वाह भाभी, क्या बात है, क्या सच में कभी ऐसा हुआ था क्या? सीमा, काश ऐसा होता। सभी बच्चे भी जोरों से तालियां बजाने लगे।
नीतू, अब बारी है सोनिया भाभी की। सोनिया ने डिब्बे में से पर्चा निकाला और खोल कर देखा। नीतू, हम भी तो देखें क्या लिखा है इसमें। अरे वाह, शायरी। निम्मी, आपको शायरी आती है? सोनिया, वक्त रहते वक्त का पता नहीं चलता, वक्त हमारे साथ है या नहीं, फिर भी आपको देखकर वक्त से वक्त मांगने का दिल करता है। अंश, वाह भाभी, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। निम्मी, अब किसकी बारी है? हाँ, काजल भाभी, देखते हैं आपने ऋतिक भैया के लिए क्या स्पेशल रखा है। कहते हुए निम्मी ने डिब्बा काजल की तरफ बढ़ाया। काजल ने पर्ची निकाल कर देखा और उससे मुंह ढक ली। निम्मी, अरे वाह, अपने प्यार का पहला किस्सा, क्या बात है, क्या है किस्सा, जरा हमें भी सुनाइए। काजल, ये उन दिनों की बात है जब सोशल मीडिया पर फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। फेसबुक सभी चलाते थे। एक दिन मैंने भी अपने फ्रेंड से उस पर आईडी बनवा ली, क्योंकि मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी। आईडी बनने के बाद 2 दिन बाद किसी कैप्टन ऋतिक शर्मा की रिक्वेस्ट आई। मैंने भी एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी देर बाद ही उधर से हाय का मैसेज आया। मैंने भी हेलो कह के रिप्लाई दिया। उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका। मैंने भी कह दिया बिना पढ़े ही रिक्वेस्ट भेज दिए हो क्या। उसके बाद तो इन्होंने बातों की लंबी झड़ी लगा दी। शुरुआत में तो मुझे थोड़े पकाऊ लगे, लेकिन बाद में अच्छे लगने लगे। उसके बाद चाय कॉफ़ी पर मिलने का प्लान बनाया और इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई। और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़नी शुरू हो गई। मुलाकात से प्यार, प्यार से शादी से। निम्मी तपाक से बोली, बच्चे नहीं हुए हैं अभी आपके? यहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए। काजल निम्मी का कान पकड़ती हुई, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम आजकल। निम्मी, सॉरी भाभी, सॉरी, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अंश, सच में ही मुंह फट है बिल्कुल, पर है अच्छी। नीतू, अब किसकी बारी? निम्मी, अब बारी है हमारी रश्मि दीदी की, जो आराम से यहाँ से खिसकने का प्लान बना रही है। रश्मि, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं बैठी हुई थी। निम्मी, आपके प्यार का भी किस्सा ही सुन लेते हैं। सुना है जीजू रोज अपनी मम्मी को तो, कभी अपने फ्रेंड को तो, कभी अपने पड़ोसी को ले आते थे हॉस्पिटल में आपसे चेकअप करवाने के लिए। अबे ये अफवाह है, पड़ोसी को कभी नहीं लाया, दोस्तों को लाया हूँ। रश्मि, झूठ मत बोलो, कितने बार तो सड़क से किसी को भी पकड़ कर ले आते थे। कई बार तो इनका भाई होता था और उसका नाम भी इन्हें नहीं मालूम होता था। रश्मि की बात सुनकर अभय रश्मि की तरफ देखने लगा और सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। नीतू, क्या बात है अभय भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया, आजकल के जमाने में भी ऐसा होता है। अभय, जमाना कोई भी होता, हर जगह कुछ ऐसा ही है। निम्मी, तो फिर आपने हाँ कब कहा दीदी? रश्मि, एक दिन ये मम्मी जी को साथ में लेकर आए, शायद उनकी सच में ही तबीयत खराब थी, तो मैंने पूछा कौन है ये, तो कह रहे हैं मेरी माता जी हैं। मैंने भी कह दिया सच कह रहे हो या हमेशा की तरह झूठ। फिर क्या था, इनकी चोरी मम्मी जी ने पकड़ ली और अगले ही दिन शगुन लेकर ये लोग मेरे घर आ गए। मैं तो हैरान हो गई कि ये बिना मेरी राय जाने मेरे घर तक रिश्ता लेकर आ जाएंगे, और मम्मी पापा भी खुश थे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। रश्मि ने अभय की तरफ जीभ दिखाते हुए कहा। अभय, ना भी नहीं कह सकती थी, पूरे राजस्थान में वर्चस्व है हमारा। निम्मी, अरे वाह जीजू, क्या डायलॉग मारा है आपने। नीतू, अब किसकी बारी है? काजल, हमारे परफेक्ट कपल की, जो यहाँ बैठे कितने प्यारे लग रहे हैं। निम्मी, हाँ तो दीदी जीजू ने तो अपना हाल ये दिल बयां कर दिया है, पर आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। सिखा, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतू, ओहो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों झूठ बोलती हो? ये प्यार की तितलियां एक तरफ से नहीं उड़ती, दोनों तरफ से उड़ती हैं। काव्या नीतू की बात सुनकर राजन की तरफ देखने लगी और राजन की भी नजरें उससे टकराई और फिर दोनों सामने देखने लगे। यस, अच्छा, और ये तुझे कैसे मालूम? नीतू, और वो मैंने किताबों में पढ़ा है। यस, इस बार तेरी किताबें ही चेक करूंगा सब। नीतू, अब चलो बता भी दो भाभी, फिर घर के जेंट्स लोगों की बारी आएगी। अंश, अब बता भी दो भाभी, मेरी स्टोरी होती तो मैं आत्मकथा लिख दिया होता अब तक। शिखा ने सबको देखा, फिर बोलना शुरू किया। बात आज से लगभग 1 साल पहले की है, जब मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हुआ था। मैं एक दिन पहले ही शहर का जायजा लेने के लिए अपनी कार से घूम रही थी, तो मुझे सड़क किनारे एक लड़का खड़ा मिला, जिसने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो भी बहुत ही बेहूदी तरीके से, टाई आधी नीचे लटकी हुई, शर्ट पैंट
से बाहर निकली हुई और बाजुओं को कोहनी पर चढ़ा रखी थी और अपने बगल में बैठे एक पिल्ले से बातें कर रहा था। जब मेरी कार गुजरी तो उसने हाथ दिखाकर मुझसे लिफ्ट मांगी, पर वो लड़का मुझे लल्लू टाइप लगा और मैंने कार नहीं रोकी और आगे निकल गई। शिखा ने यश की तरफ देखकर कहा तो यश शिखा को घूर कर देखने लगा। शिखा, जब मेरी कार आगे बढ़ गई तो अचानक मेरे मन में क्या ख्याल आया ये तो मुझे अब ध्यान नहीं, पर मैंने न चाहते हुए भी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। फिर क्या था, ये जनाब कार के पास आए और मुझे यूं घूरने लगे जैसे पहले कोई लड़की देखी ही ना हो। निम्मी, हाँ ये बात तो है, मेरी दीदी को जो देखता है वो तो देखता ही रह जाता है। आधे मुजरिम तो दीदी की खूबसूरती देखकर ही सच उगल देते होंगे। नहीं तो आगे क्या हुआ फिर भाभी? शिखा, फिर मैंने इन्हें इनके कॉलेज तक लिफ्ट दी। पूरे रास्ते यूं मुझे घूरते ही रहे। फिर रात को ये मुझे दोबारा मिल कर उसके बाद हमारी मुलाकातें होती रहीं। शिखा, फिर मैंने इन्हें कॉलेज तक लिफ्ट दी। पूरे रास्ते यूं ही मुझे घूरते ही रहे। रात को ये मुझे दोबारा मिले। उसके बाद हमारी मुलाकातें होती रहीं। निम्मी, आगे क्या हुआ फिर दीदी? आगे क्या हुआ ये फिर कभी सुनना। अभी शिखा और यश को पंडित जी ने अंदर बुलाया है। अंदर आते हुए सुषमा जी ने निम्मी से कहा और काजल को इशारा किया कि वो शिखा को अंदर लेकर आए। निम्मी, ओहो बुआ, आपको भी अभी ही आना था? सुषमा जी निम्मी का कान पकड़ते हुए, अगर तेरी शादी होती तो तू शिखा से पहले उठकर भागती। निम्मी सोचते हुए, पहले कोई ठीक ठाक सा मिले तो सही, तब तो भागूंगी। सुषमा जी, चुप पागल। अंश, ये तो बहुत ही फास्ट है यार। शिखा काजल और रश्मि के साथ अंदर चली गई तो उन सभी के पीछे पीछे यश और बाकी घर वाले भी पहुंच गए, पर अंश वहीं पर खड़ा हो गया और सबके जाने का इंतजार करने लगा। निम्मी कुछ ढूंढ रही थी तो अंश वहां पर पहुंचा। अंश, कुछ खो गया है तुम्हारा? मैं तुम्हारी हेल्प करूं? निम्मी, तुम क्या हेल्प करोगे, पहले अपनी जिप तो बंद कर लो, खुली हुई है। अंश, ओ सिट, करवा ली ना बेइज्जती। अंश ने घूमकर अपना जिप बंद किया और फिर घूमा। निम्मी, तुम अंदर क्यों नहीं गए? अंश, मेरी मंजिल तो बाहर है, अंदर क्या करूंगा जाकर? अंश ने धीरे धीरे बोला, पर निम्मी को सुनाई दे गया। निम्मी, सुनिए भाई साहब, ये प्रेम रस हमको ना बतलाएं। हम कौन है ये नहीं जानते हैं आप। अंश, क्या कहा तुमने भाई साहब? निम्मी, तो क्या अंकल कहूँ? शकल से तो जोकर लगते हो और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। अंश, जोकर नाम अच्छा है, पर तुम भी किसी चिड़िया से कम नहीं लग रही हो। निम्मी, तुम चूहा लग रहे हो। अंश, तुम चूहा लग रही हो। निम्मी, तुम बंदर। अंश, तुम बंदरिया। निम्मी, अगर मैं आग से जल रही हूँ तो तुम आखिरी बाल्टी हो, तब भी मैं तुम्हें ना लूं। अंश, तुम बर्फ का आखिरी टुकड़ा हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी विस्की में न डालूं। निम्मी अजीब सा मुंह बनाते हुए, अगर तुम आखिरी आइसक्रीम हो दुनिया की, फिर भी मैं तुम्हें ना खाऊं। अंश, आइसक्रीम से याद आया, आइसक्रीम खाने चलोगी? निम्मी, अंश, ऐसे तुम भी किसी आइसक्रीम से कम नहीं हो, स्वीट और चॉकलेट के साथ मिल्की भी। निम्मी, तुम मुझे लाइन मार रहे हो। अंश, नहीं, इजहार करने वाला हूँ इसके दावत का। निम्मी, बेवकूफ, दावते इश्क होता है वो। अंश, तुम समझ गई, वही बहुत है मेरे लिए। निम्मी अंश को धक्का देते हुए वहां से चल दी, ये कहते हुए कि सच में ही तुम बेवकूफ हो, बहुत बड़े, और अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे अंश भी गाना गाते हुए आ ही रहा था कि तेरे चेहरे में वो जादू है, मैं विंडोर खिंचा चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। अंश का गाना सुनकर निम्मी उसकी तरफ मुड़ी और बोली, इस फिल्म में हीरोइन मर गई थी, तुम्हारा भी यही प्लान है ना मुझे मारने का? अंश, अरे मैं तो बस ऐसे ही गा रहा था। निम्मी, अंदर चलो और इस बार मुंह खोला तो देखना। निम्मी आगे बढ़ी, तभी उसका सैंडल खुल गया और वो गिर गई। अंश भागती हुई उसके पास पहुंचा और उसने तुरंत निम्मी को सीढ़ियों पर बिठाया और उसकी सैंडल उसके पैरों में पहनाते हुए बोला, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही तुमको सैंडल पहनाता रहूं। निम्मी, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अंश, तो सोचना शुरू कर दो। निम्मी, ये प्यार वार को मैं आज तक समझ नहीं पाई, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं तो हंसने खेलने वाली लड़की हूँ, आज तक मेरे सपने में कोई राजकुमार नहीं आया और ना ही कोई आएगा। अंश, क्यों? निम्मी, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। निम्मी की बात सुनकर अंश का दिल एक मिनट में किसी शीशे की तरह टूट गया। उसके दिल में अब एक ही गाना बज रहा था, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है।
अंश अब कुछ कहने के हालात में नहीं था। अब उसे वहां रुकने का मन भी नहीं कर रहा था। कुछ मिनट पहले जो उसने सोचा था वो एक सोच बनकर ही रह गया। अधूरी ख्वाहिश उसके दिल में किसी बर्फ की तरह धंस गई और वो बिन बोले वहां से चल दिया। निम्मी को भी अंश के लिए बुरा लग रहा था, पर वो खुद मजबूर थी। न चाहते हुए भी उसकी गालों पर आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर आ गई। उसने उसे हाथों से साफ किया और वो भी अंदर चली गई। अंदर यश ने सबके सामने शिखा के हाथों में कंगन पहनाए और फोटो सेशन शुरू हुआ। उसके बाद सभी जाने के लिए तैयार होने लगे। जाते जाते कार में बैठने के बाद काव्या ने एक सामने दरवाजे की तरफ देखा तो सबसे पीछे राजन हाथ बांधे खड़ा था और उसकी तरफ ही देख रहा था। अजीब दास्तां है ये इश्क भी। इसकी एक झलक किसी को दिख जाए तो ना चाहते हुए भी वो दोबारा देखने की कोशिश जरूर करता है। ऐसा ही राजन और काव्या के बीच हुआ था। कारें चल दी। खिड़की से शिखा यश को जाता हुआ देख रही थी। जब यश ने उसकी तरफ देखा तो शिखा ने मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस किया, जिसे कार में बैठे यश के साथ साथ सोनिया, सीमा के साथ अंश ने भी देख लिया और मुस्कुराते हुए यश की तरफ देखने लगे। यश ने अपनी नजरें खिड़की से हटाकर सामने की तरफ देखने लगा और मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग घर पहुंचकर उसका मजाक ना बनाए। निम्मी भी अंश को जाता हुआ अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा आंसुओं की बूंदें आ गई थी और वो रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गई। इधर अंश भी सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत ही दुखी था। सगाई होने के बाद शिखा भी लखनऊ चली गई और यश भी केस के सिलसिले में दिल्ली आ गया। दोनों एक दूसरे से दूर थे, पर वीडियो कॉल के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब थे। दोनों रोजाना की गतिविधियां एक दूसरे के साथ शेयर करते और रात में काफी देर तक बातें करते। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिस वजह से सीबीआई के चीफ डायरेक्टर बलराज ठाकुर को कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाना पड़ा और उनकी जगह सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर देवीपाल रावत ने कुछ दिनों के लिए सीबीआई डायरेक्टर का पद संभाला। 2 हफ्ते बाद उज्जैन। यश किसी काम से उज्जैन आया हुआ था। कहने को तो वो छुट्टी पर था, लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी एक खुफिया केस पर काम कर रहा था, जिसकी जानकारी सिर्फ सीबीआई के उच्च अधिकारियों को ही थी। यश ने एक केस में हेल्प करने के लिए राजन को और कुछ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को टीम में शामिल किया हुआ था। सुबह के 10 बज रहे थे। राजन यश से मिलने उसके पुश्तैनी हवेली पर आया हुआ था। वो हॉल में बैठकर यश के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कान में गूंजी, आप यहाँ? राजन ने पलट कर देखा तो काव्या थी, जो गहरे नीले सूट सलवार में उसके सामने हाथों में किताब लिए खड़ी थी। राजन ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। नीले रंग में वो क्या खूबसूरत लग रही थी, जैसे ये रंग उसके लिए ही बना हो। राजन तो उसे देखते देखते किसी और दुनिया में चला गया था। काव्या ने जब उससे पूछा कि आप कुछ लेंगे, तो राजन इस दुनिया में आया। राजन, हाँ, एक गिलास पानी। काव्या उसके लिए पानी लेने चली गई और राजन मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराया। काव्या किचन में पहुंची। उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा राजन से मुलाकात हो पाएगी। मुस्कुराती हुई उसने पानी का बोतल और गिलास उठाया और हॉल की तरफ चली गई। राजन को जब उसने गिलास थमाया तो एक बार दोनों की नजरें फिर एक दूसरे से टकराई और दिल में फिर से दोनों के झटका सा लगा। काव्या, आप किसी काम से आए हैं यहाँ? राजन, हाँ, मैं यश सर से मिलने आया हूँ, किसी केस के सिलसिले में। काव्या, तो आप भी सीबीआई ऑफिसर हैं? राजन, नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। काव्या, यहाँ कैसे आना हुआ? राजन, बताया तो केस के सिलसिले में। काव्या, ओ। यश के आते ही काव्या उठकर वहां से चली गई और खिड़की के बाहर खड़ी हो गई, जहां से उसे राजन साफ दिखाई दे रहा था। ये तो वो खुद भी अभी तक नहीं जान पाई थी कि वो राजन को बार बार देखना क्यों चाहती है, पर दिल उसका मजबूर था ऐसा करने के लिए। यश और राजन ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। उसके बाद राजन और यश बाहर आए। यश चलते हुए, तो तुम्हें यकीन है कि वो उस वक्त उज्जैन में ही है? राजन, हाँ। यस, इस बार वो दोनों हमारे हाथों से बचकर नहीं जाने चाहिए। उन दोनों को पकड़ने के लिए हमें लोकल पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम यहाँ के एसपी से मिलो और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उससे उन लोगों की तलाश करने के लिए कहो। राजन, जी सर। यस, तुम रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, बस 5 मिनट में आया। यस चला गया और उसके जाते ही काव्या वहां पर आ गई। काव्या, आप वाकई यहाँ इस भैया से मिलने आए थे? राजन,
आया तो उनसे ही मिलने था, पर मुलाकात तुमसे हो गई, ऐसे तुम्हें देखकर एक ख्याल आया है। काव्या, क्या? राजन, ऊपर वाले ने तुम्हें इतना खूबसूरत किसके लिए बनाया है? काव्या, क्या मतलब? राजन, कुछ नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। तभी वहां पर शारदा देवी आ गई और काव्या पर्दे के पीछे छिप गई। शारदा देवी राजन को देखकर बोली, तुम वही हो ना जो यश और शिखा की सगाई में भी थे? राजन, जी, एसपी राजन अग्निहोत्री, एक केस के सिलसिले में यश सर ने मुझे बुलाया है। शारदा देवी, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलकर बैठो। ठाकुर खानदान में घर आए मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं। चलो अंदर बैठो, मैं यश को भेजती हूँ। शारदा देवी ने नौकर को आवाज लगाई और यश को बुलाने को कहकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद काव्या पर्दे से बाहर आई और जैसे ही खड़ी हुई उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही डर गई, कहीं उसकी मम्मा तो नहीं? पर वो अंश था। अंश, तू यहाँ क्या कर रही है पर्दे के पीछे? काव्या, ओ भैया, मैं अपना झुमका ढूंढ रही थी, खो गया है ना। अंश, तेरे कान के झुमके तो दोनों है कान में। काव्या हकलाते हुए, वो आज नहीं कल रात गिरा था। अंश उसे गौर से देखता हुआ वहां से चला गया और उसके जाते ही राजन दूसरी तरफ से उसके पीछे खड़ा हो गया। अंश को जाता देखकर वो जैसे ही पलटी, राजन को देखकर झटके से पीछे हुई और गिरने ही वाली थी कि राजन ने उसे पकड़ लिया। काव्या ने खुद को संभाला और फौरन वहां से जाने को हुई तो राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजन, तुमने झूठ क्यों बोला? काव्या ने कुछ नहीं बोला और वहां से जाने लगी तो कुछ शब्द उसके कान को छूते हुए निकल गए। ना जाने क्या था उनकी आंखों में जो हम पहली ही नजर में खुद को हार गए। अब ये आंखें तो बस यही कहती हैं कि जीतना छोड़ और तू हारना ही शुरू कर दे। राजन के बोले लफ्जों ने काव्या को कहीं का नहीं छोड़ा और वो अपने कमरे में आ गई। दरवाजा लगाकर दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। राजन के कहे एक एक शब्द उसके दिल के पार जा चुके थे। वो भी तो अब राजन को देखकर हार गई। उसने आंखें बंद की और एक बार फिर उस घड़ी को याद करके मुस्कुराने लगी। राजन और यश वहां से जा चुके थे। वो उज्जैन के एसपी संजय सिंह से मिले और उनसे अपने वहां पर आने का कारण बताया। संजय सिंह, जहां तक मेरा मानना है कि ये लड़की है तो उज्जैन की नहीं, क्योंकि इसने जिस स्कूल की ड्रेस पहन रखी है ऐसा कोई स्कूल उज्जैन में नहीं है। राजन, ये तस्वीर आज से 12 साल पहले की है। ये लड़की अब बच्ची नहीं बल्कि 25 साल की एक मेच्योर लड़की हो चुकी है और ऊपर से एक खूंखार अपराधी भी। संजय सिंह, और ये लड़का? यस, इस लड़के के बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है। इन दोनों को दो जगह एक साथ देखा गया है, वो भी क्राइम स्पॉट पर। संजय सिंह, क्या पता इत्तेफाक से पहुंच गए हों। यस, जिनके खून हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे। वो लोग सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्हें किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। राजन, और इतना तो हमें भी मालूम है, इस तरह के खून करने में परफेक्ट प्लान की जरूरत पड़ती है। संजय सिंह, इस लड़की की जो ड्रेस है किस स्कूल की है ये पता मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। यस, और इस लड़के के बारे में? संजय सिंह, हमें अपने रिकॉर्ड देखने होंगे, मुझे नहीं लगता कि यह लड़का उज्जैन का है। राजन, वो कैसे? संजय सिंह, इसका चेहरा देखो, शकल से ही खूनी लगता है और उज्जैन के लोग तो भोले के भगत हैं, वो लोग अपराध कर ही नहीं सकते। राजन और यश ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर ऑफिस के बाहर लॉकअप में देखा जहां पर कैदियों की भरमार लगी हुई थी। यस, ठीक है, आप पता करिए, क्या पता ये यहाँ का ना हो, उसके माँ बाप यहाँ के रहने वाले हों, इसने बस यहाँ से पढ़ाई ही की हो। संजय सिंह यश का चेहरा देखता रहेगा और यश राजन के साथ उठकर वहां से चल दिया। ऑफिस से बाहर आने के बाद राजन और यश दोनों ही कार में बैठ गए। राजन, लगता है इस एसपी का सामना अभी किसी पेशेवर अपराधी से नहीं हुआ है। यस, मुझे तो लगता नहीं है ये हमारा काम कर पाएगा, क्योंकि जिनकी हम तलाश कर रहे हैं उनके बारे में सीबीआई के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। राजन, और ये फोटो कहाँ से मिली आपको? यस, इस छोटी बच्ची की फोटो मुझे मुंबई में एक चोल में मिली जहाँ पर ये लड़की रह रही थी। राजन, अब कहाँ चलना है? यस, 10 किलोमीटर दूर एक गांव, वहां पर मुझे मेरे खबरी ने किसी खास मकसद से बुलाया है। राजन, ठीक है। राजन ने कार चलाई और वहां से दोनों चले गए। उनके जाने के बाद एक लड़का वहीं पेड़ के पीछे से निकला और किसी को उसने फोन मिलाया। लड़का, 2 आदमी तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से किसी लड़की ने बोला, आने दो, स्वागत जरूर करेंगे हम उन दोनों का।
उस गांव तक पहुंचने में उन दोनों को रात हो चुकी थी। दोनों वहां पहुंचे और यश और राजन दोनों ही इस गांव में पहुंच तो गए थे, पर यश का खबरी उससे मिलने नहीं आया, बल्कि उसने उसके फोन पर लोकेशन सेंड कर दी। यस, अभी हमें और आगे जाना है। राजन, आपका खबरी नहीं आया? यस, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वो आया क्यों नहीं? राजन, लोकेशन बताइए, हम वहीं पर मिल लेते हैं उससे। यश और राजन उस आदमी के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गए। उनकी कार उस गांव से बाहरी एक पहाड़ी के पास पहुंच गई। यस, यही का लोकेशन है। दोनों कार से नीचे उतरे और चारों तरफ देखने लगे। रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। हवाएं तेजी से चल रही थी, जिस वजह से वहां का तापमान भी थोड़ा गिरा हुआ था। राजन को पहाड़ी के ऊपर रोशनी दिखाई दी। शायद कोई लालटेन पकड़े हुए उन दोनों को उस तरफ का आने का इशारा कर रहा था। राजन, सर वो देखिए, पहाड़ी पर कोई है, शायद वो आपका ही खबरी हो। यस, इस साले को भी इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर लालटेन हिलाना था? नीचे भी तो आ सकता था ये। राजन, तो उसे नीचे बुलाए या ऊपर चलें? यस, ऊपर ही चलना होगा। क्या पता कोई ऐसी चीज हो जो पहाड़ी पर हो और नीचे ना लाई जा सकती हो। राजन, हाँ चलते हैं, देखते हैं। राजन और यश दोनों ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रात के अंधेरे में दोनों ने अपने अपने मोबाइल की फ्लैश चला रखी थी और ऊपर चढ़ने लगे। वो लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते, रोशनी उनसे और दूर होती जाती। राजन, सर आपको नहीं लगता ये लालटेन वाला हमें कुछ ज्यादा ही ऊपर ले आया है? यस, ऊपर पहुंच जाएं, फिर इसे बताता हूँ। आधे घंटे बाद दोनों ऊपर पहुंच गए, जहां पर लालटेन जल रही थी। पर वहां पर लालटेन एक खंभे पर लटकाया गया था और लालटेन जिसने जलाया था वो वहां पर मौजूद नहीं था। राजन, ये क्या हो रहा है सर? यस बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिरा। उसने नीचे फ्लैश करके देखा तो उसके खबरी की लाश वहां पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। राजन लाश को गौर से देखते हुए, सर इसे चाकू से मारा गया है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। यस, लगातार एक के बाद एक वार किए गए हैं। राजन, पर इसे मारा किसने होगा? यस, अब वही पता करना है। राजन ने पहाड़ी की दूसरी तरफ देखा तो उसे एक बल्ब दिखाई दिया, जो कुछ सेकंड के लिए जल रहा था और कुछ सेकंड में बंद भी हो जा रहा था। राजन, सर अभी थोड़ी देर पहले नीचे अंधेरा था, अब वहां पर रोशनी दिखाई दे रही है। कोई है नीचे, शायद इसका खूनी। राजन, ये एक चाल है हमें नीचे बुलाने का। तुम एक काम करो, मैं सामने से जाता हूँ, तुम घूम कर आ जाओ, जरा हम भी तो देखें कौन है ये जो हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहा है। राजन घूमकर नीचे उतरने लगा और यह सीधा उस ओर जाने लगा। इस बार दोनों ने ही अपने मोबाइल का फ्लैश बंद करके रखा था। पहाड़ी पर चढ़ने से ज्यादा आसान उतरना होता है, इसलिए दोनों जल्दी ही नीचे उतर गए। वो एक बड़ा सा घर था जो पहाड़ी के नीचे बनाया गया था। उस घर में बिल्कुल अंधेरा था। यश अंदर गया और अपनी रिवॉल्वर को हाथ में लेकर उसने आवाज लगाई, कोई है? उसने 2-3 बार बोला, पर उस घर में अकेले ही उसकी आवाज पहुंच रही थी। यस, राजन। राजन अब नहीं आने वाला। एक अनजान और भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। यस, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ बस तुम अभी इतना ही जान लो कि अब तक जितने सीबीआई और उससे जुड़े हुए लोग मारे गए हैं, उन्हें मैंने ही मारा है। और क्या चाहता हूँ ये बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। यश राज ठाकुर, सीबीआई ऑफिसर। कमाल है, कल का खूनी आज एक सीबीआई ऑफिसर बन गया। कितनी हैरानी की बात है ना? यस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और हो कौन जो ये अंधेरे में बोल रहे हो? सामने आओ। फिलहाल मेरा यूं अंधेरे में ही रहना ठीक है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम उसका सही सही जवाब दो। यस, कैसे सवाल? आज से 7 साल पहले तुमने मेरी एक बहुत ही अनमोल चीज चुराई थी। चुराई ही नहीं, बल्कि उसके लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। यस सॉरी, पर तुम्हारी बातें मेरे सिर पर से जा रही हैं। चलो तुम्हें समझा देता हूँ बेटा। क्या तुमने कभी सोचा है कि उज्जैन में पला बड़ा लड़का अरुणाचल प्रदेश के उस आश्रम में कैसे पहुंच गया? क्या तुम्हें कभी बलराज ठाकुर ने बताया कि तुम उसके पास कैसे पहुंचे? क्या बलराज ठाकुर ने तुम्हें कभी बताया कि मामूली सा ऑफिसर सीबीआई चीफ डायरेक्टर कैसे बन गया? यस, जरूरत ही क्या थी इन सभी बातों की? जरूरत तुम्हें ना हो, पर मुझे है। मैं तुम्हें और तुमसे जुड़ी हुई हर एक चीज को खत्म कर दूंगा, जिस तरह आज से 7 साल पहले तुमने किया था। यस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हारी बातें सच हैं
तो अंधेरे में क्यों खड़े हो? रोशनी में आकर बात करो। जब अंधेरे से ही काम हो रहा है तो रोशनी की क्या जरूरत है? बच्चे, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। मेरी चीज मुझे वापस कर दो। अगर वापस कर दिया तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। अगर वापस नहीं किया तो तुमसे जुड़ी हर एक चीज को खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। यस, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों में नहीं आने वाला। और रही बात मुझसे जुड़े लोगों की, वो तब तक सही सलामत हैं जब तक मैं हूँ। गर्मी बहुत है तुम्हारे खून में, जैसे पहले थी। एक दिन तुम मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे और मैं तुम्हें बदले में मौत दूंगा। यस, सपने अच्छे देख लेते हो तुम। वो तो वक्त ही बताएगा। 1 महीना, 1 महीने बाद मेरा समय शुरू होगा। जो कहा है उस पर गौर करना। और हाँ, बाहर तुम्हारे साथी को गोली लगी है। यस भागते हुए बाहर गया और देखा तो राजन बेहोश पड़ा हुआ है। उसके दाएं कंधे पर गोली लगी हुई थी। यश ने जैसे ही उसे अपने कंधे पर उठाया, उस घर में ब्लास्ट हुआ और यश राजन को लेकर दूर जाकर गिरा। यश का सिर पास के पत्थर से टकराया और वो भी बेहोश हो गया। नई दिल्ली। बलराज ठाकुर अपने घर पर बैठे हुए थे। उनके साथ सीबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन गुप्ता और उनका जूनियर श्रीराम शर्मा बैठे हुए थे। बलराज ठाकुर, मिस्टर गुप्ता, इस महीने में मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि आपको जो केस पर काम करने को दिया गया था वो कहाँ तक पहुँचा? निरंजन गुप्ता, सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर कपिल को देखा गया है वहाँ के लोकल पुलिस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को भी पता लगाने को कहा, पर उसकी जानकारी नाम मात्र थी। बलराज ठाकुर, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ये बात कह रहे हैं। निरंजन गुप्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की टीम का ही कोई आदमी उससे मिला हुआ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी उसे पहले ही होती है। बलराज ठाकुर, हाँ तो मिस्टर शर्मा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? राम शर्मा, अगर आप कहें तो मैं इस केस को हैंडल करना चाहूँगा, वो भी अपने तरीके से। मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स होंगे और वो जिस डिपार्टमेंट के होंगे, उनकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगी जब तक कपिल पकड़ा नहीं जाता। बलराज ठाकुर, ठीक है, मैं आपको ये केस सॉल्व करने के लिए देता हूँ। राम शर्मा, थैंक यू सर। निरंजन गुप्ता और श्री राम शर्मा वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद बलराज ठाकुर एक फाइल उठाकर बैठ गए। उस फाइल में एक नौजवान लड़के की तस्वीर थी जिसकी शक्ल काफी हद तक यश से मिल रही थी और बलराज ठाकुर उस तस्वीर को गौर से देखने लगे। बलराज ठाकुर, अब वक्त आ गया है दुनिया की नजरों में तुम्हें लाया जाए पृथ्वी। उसी रात लखनऊ की सड़कों पर शिखा, वीर और वंदना के साथ एक कार का पीछा कर रही थी। वीर ड्राइव कर रहा था और शिखा अपनी गन को बाहर निकालकर उस गाड़ी पर निशाना लगा रही थी, पर गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से वो निशाना नहीं लगा पा रही थी। वीर ने कार को 100 की स्पीड से उस कार के पीछे लगा दिया, पर जिस कार का वो लोग पीछा कर रहे थे वो भी कोई पुराना खिलाड़ी था जो गलियों गलियों में भी पूरी रफ्तार से चला रहा था और वीर को गलियों के मोड़ पर ब्रेक लगाना पड़ रहा था। इस वजह से वो उस कार का पीछा नहीं कर पा रहे थे। वो कार एक गली में घुसी और गायब हो गई। वीर ने अपनी कार को उस गली में रोका और उस कार को चारों तरफ देखने लगे। अचानक वो कार पीछे से आई और उनकी कार को पीछे से टक्कर मारकर चली गई और उनकी कार उस गली में लगे ट्रांसफार्मर से टकराई, जिस वजह से उनके ट्रांसफार्मर में चिंगारियां निकलने लगी। वीर, शिखा और वंदना जल्दी से कार से बाहर। उन तीनों के कार से बाहर निकलते ही उनकी कार आग में जल गई और देखते ही देखते पूरी गली में ट्रांसफार्मर के फूकने की वजह से अंधेरा हो गया। कुछ गिने चुने ही घरों में ही बल्ब जलता दिखाई दे रहा था। अंधेरा होते ही वो कार अपने हेडलाइट बंद करके उनकी तरफ बढ़ी। वीर कार के ऊपर से, शिखा और वंदना उसके दाएं और बाएं तरफ हो गई, जिस वजह से कार वाला आगे निकल गया। तीनों ने एक साथ कार पर पीछे से गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस वजह से कार आगे जाकर पलट गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांक कर देखने लगे। शिखा और वीर भागते हुए उस कार के पास पहुंचे, पर कार में कोई नहीं था। शिखा, लगता है भाग गया। वीर, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। शिखा, अंधेरे में वो कहीं भी छिप सकता है और वो भी इसी इलाके में होगा, क्योंकि बिजली सिर्फ इस इलाके की ही गई है, इसलिए वो हमसे बचकर भागने के लिए अंधेरे का ही इस्तेमाल करेगा। वीर, शिखा और वंदना तीनों अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। वीर आगे की ओर गया जिस तरफ कार पलटी थी। शिखा दाएं ओर, वंदना बाएं ओर गई। वीर आगे गया, उसे अंधेरे में कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वीर, कौन है वहां? रुक जाओ।
पर वो शख्स बिना रुके आगे बढ़े जा रहा था। वीर को उस पर शक हुआ और वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचा। वो एक लंगड़ा आदमी था जो बैसाखी के सहारे चल रहा था और एक चद्दर से उसने खुद को ढक रखा था। वीर सुनिए, वो शख्स उसकी तरफ मुड़ा। वीर, मैंने आपको आवाज लगाई थी रुकने के लिए और इस सन्नाटे में आपको मेरी आवाज भी साफ सुनाई दी होगी, पर आप रुकी क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा अपाहिज आदमी तुम्हारे किसी काम का होगा, इसलिए नहीं रुका। वीर, अच्छा ये बताइए, क्या आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? शायद वो घायल हो। वो शख्स वहां जमीन पर लेटा हुआ है, तुम देख सकते हो जाकर। उस आदमी ने हाथ का इशारा करके वीर को बताया। वीर उस आदमी के पास गया जिसकी तरफ दूसरे आदमी ने इशारा किया था। वीर वहां पहुंचा तो देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका एक पैर कटा हुआ था वहां पर मरा हुआ था। उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार के निशान थे। वीर फौरन उस आदमी की तरफ मुड़ा जिसने उसे उस आदमी के पास भेजा था, पर वहां पर वो आदमी नहीं था। वीर उठकर उस तरफ भागा, तभी अंधेरे से वो आदमी बाहर निकला और वीर उस पर उसने खंजर से वार किया, जिस वजह से वीर के सीने पर 4-5 इंच गहरा कटने का घाव हो गया और उसके हाथ से उसकी पिस्तौल छूटकर जा गिरी। वो आदमी उसके पास गया और उसने एक लात मारी जिससे वीर नीचे गिर गया। उस शख्स ने वीर को मारने के लिए खंजर ऊपर उठाया, तभी शिखा और वंदना वहां पर आ गए। उन्हें वहां पर देख वो आदमी गली के दूसरी छोर की तरफ भाग गया। वंदना ने वीर के घाव को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिखा, एम्बुलेंस को फोन करो और वीर को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं देखती हूँ उसे। इतना कहकर शिखा उस आदमी के पीछे भागते हुए पहुंची। एक बार फिर वो आदमी उनकी आंखों से ओझल हो गया था। शिखा चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि जिसे वो लोग पकड़ रहे थे वो बहुत ही तेज और होशियार था। शिखा को सामने गली में किसी के होने का आभास हुआ तो वो उस ओर गई। उसने कुछ सेकंड सामने देखा और अचानक पलटकर उसने पीछे लात मारा, जिससे उसके पीछे खड़ा एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी नीचे जा गिरा। शिखा उसके पास पहुंची और उसने उस पर गन तान दिया। शिखा, बहुत चोर पुलिस का खेल खेल लिया तुमने शेरा। अब वक्त आ गया है तुम्हें सरकारी मेहमान बनाने का। नीचे पड़े शख्स ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा किसी गुस्से से लाल हो चुका था और वो बड़ी बड़ी आंखें करके शिखा को देख रहा था। तुम मुझे ज्यादा दिनों तक अपने कैद में नहीं रख सकती इंस्पेक्टर। मैं बहुत जल्द तुम्हारी पुलिस स्टेशन को मौत के घाट उतारकर तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा और तुम देखती रह जाओगी। शिखा, एक बार तुम्हें कानून के सामने पेश कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। शिखा ने बोलते हुए उस शख्स के मुंह पर लात मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। सिटी हॉस्पिटल लखनऊ। वीर बेड पर लेटा हुआ था, उसके बगल में वंदना बैठी हुई थी। वीर के सीने पर कटने की वजह से उसे उठने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वंदना उसके साथ बैठी हुई उसे सूप पिला रही थी और रोई जा रही थी। वीर, तुम रोना बंद करोगी? वंदना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वीर, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बस उसे मारने ही वाला था कि तुम दोनों आ गई। वंदना, झूठ मत बोलो। जिसे अभी तक 17 राज्य की पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे तुम अकेले पकड़ लेते। वीर, वो पकड़ा जा चुका है। वरना क्या सच में? वीर, अभी जब तुम कैंटीन में गई थी तो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहीं से पता चला। वरना किसने पकड़ा उसे? वीर, और कौन पकड़ सकता है उसे? वंदना, वो तो मुझे लगा ही था कि शिखा मैम के हाथ से कोई इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है। वीर, ये बात तो है। अब तो मेरी भी 1 महीने की छुट्टी हो गई, तुम भी ले लो छुट्टी, फिर हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। शिखा अंदर आते हुए, हाँ ये भी सही है, तुम दोनों थोड़ा घूम आओ और इस बार जब आओ तो तुम दोनों की उंगलियां खाली ना रहें। वंदना, क्या मतलब मैम? शिखा, मेरा मतलब ये है कि अब तुम दोनों को अपने घर वालों को बात बता देना चाहिए। वंदना, मैंने तो बता दिया है, बस इनका इंतजार कर रही हूँ कि ये कब मेरे घर पर अपने घर वालों को लेकर आते हैं। वीर हैरान होकर बैठा, क्या कह रही हो? तभी वो दर्द से चीख पड़ा। वंदना और शिखा भाग के उसके पास आई और लिटाया। शिखा, आराम से, ऐसी गलती दोबारा मत करना, टांकों पर असर पड़ सकता है। वी सॉरी, वो मैं एक्साइटेड हो गया था ज़्यादा। शिखा, रात ज़्यादा हो गई है। वंदना, तुम वीर के साथ ही रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वंदना, ओके मैम। शिखा हॉस्पिटल से बाहर निकली और अपनी कार में बैठकर वहां से अपने घर आ गई, जहां पर उसकी नौकरानी उसके लिए खाना बनाकर जा चुकी थी। शिखा ने खाना खाया और खाते हुए यश को फोन किया, पर वो फोन रिसीव नहीं कर रहा था। उसने 2-3 बार कॉल किया, फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया। शिखा, ऐसा तो नहीं किया है उन्होंने कभी, पहली बार में ही कॉल रिसीव कर लेते थे, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे नीतू या अंश के पास कॉल करनी चाहिए। शिखा ने अंश के पास कॉल किया तो उसने 2-3 रिंग में ही रिसीव कर लिया।
अंश, हेलो, हाँ भाभी, कैसी हैं आप? शिखा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? अंश, मैं भी ठीक हूँ। शिखा, और घर पर? अंश, वो भी होंगे। शिखा, होंगे मतलब? अंश, मतलब कि मैं अभी शिमला में हूँ। शिखा, ठीक है। शिखा ने फोन काट दिया। इस बार उसने नीतू के पास फोन किया, पर उसने भी उसका फोन रिसीव नहीं किया। शिखा ने 3-4 बार ट्राई किया, पर उसने उसका फोन नहीं उठाया। शिखा, अब किसके पास फोन करूं? घर के और लोगों का तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। शायद कोई काम में बिजी होंगे, फ्री होकर कॉल करेंगे। शिखा यश का इंतजार रात की 12 बजे तक करती रही, पर उसका फोन नहीं आया। शिखा इंतजार करते करते सो गई। उसी रात पुलिस स्टेशन में, जहां पर शेरा नाम के खूंखार अपराधी को जेल में रखा गया था, पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले आराम से बैठे हुए थे। कोई चाय पी रहा था तो कोई फोन चला रहा था। अब रात के वक्त उनके पास काम ही क्या था? शेरा को रात के 2 बजे होश आया और वो चिल्लाते हुए बोला, अरे वो दरोगा कहाँ है? अपनी कुर्सी पर झपकी लेते हुए पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने आंखें खोली और भागते हुए अपने केबिन से बाहर आया। इंस्पेक्टर, कौन है जो इतनी रात को कुत्ते की तरह भौंक रहा है? उसने जाकर देखा तो लॉकअप के बाहर हवलदार और बाहर चाय की टपरी का दुकान वाला ही खड़ा था। सब इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है यहाँ? क्या कोई फिल्म चल रही है क्या, जो तुम सब यहाँ भीड़ जमा करके बैठे हो? लॉकअप में बंद खूंखार अपराधी शेरा को देखकर उसके होश उड़ गए और उसने अगल बगल सबको देखा तो उनके भी डर के मारे पसीने छूट रहे थे। सब इंस्पेक्टर हकलाते हुए, इसे इसे किसने पकड़ा और ये आया यहाँ कैसे? पास ही खड़े हवलदार ने सब इंस्पेक्टर की हालत को देखकर बोला, आपको नहीं पता? जब आप खाना खाने गए थे तो इसे इंस्पेक्टर साहब और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ लेकर आई। इसने तो हमारे एसपी साहब को भी घायल कर दिया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। सब इंस्पेक्टर खुद से, जब इसने एसपी को नहीं छोड़ा तो हम जैसे सब इंस्पेक्टर का क्या हाल करेगा? हवलदार, कल इसे बड़े जेल सिफा किया जाएगा। और इंस्पेक्टर साहब तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर और पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे। इसका कुछ भरोसा नहीं है, जेल तोड़कर भागने में एक्सपर्ट है। सब इंस्पेक्टर, तो पुलिस फोर्स है कहाँ? हवलदार, आती होगी, रास्ते में चाय पानी के लिए रुक गए होंगे। सब इंस्पेक्टर, रात के 2 बज गए, पैदल आ रही है क्या? हवलदार, मालूम नहीं है तो मुझे। शेरा, अरे वो दरोगा, यहाँ पर आ जल्दी से। सब इंस्पेक्टर ने पास खड़े हवलदार को उसके पास जाने का इशारा किया तो वो डरते हुए उसके पास गया। पुलिस रिकॉर्ड में यह अफवाह थी कि शेरा नाम का खूनी, जो पहले एक जादूगर था, वो लोगों को सम्मोहित कर देता था और अपना काम करवा लेता था। शेरा, मेरे लिए 2 क्वार्टर, 4 प्लेट बिरयानी और मलाई कोफ्ता जल्दी लेकर आ, नहीं तो मैं पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान घाट में तब्दील कर दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने हवलदार को साइड में लेकर पैसे दिए और कहा, जल्दी से जा और लेकर आ, वरना ये क्या करेगा वो तो सुन ही लिया ना तुमने। हवलदार ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी वहां से चला गया। सब इंस्पेक्टर भी वहां से चला गया और अपने केबिन में बैठ गया और खुद से ही बड़बड़ाने लगा, ये किसे भेज दिया भगवान आपने मेरे इस पुलिस स्टेशन में? इसके जैसा अपराधी तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। जिस पुलिस स्टेशन में इसे रखा गया, अगले दिन वो स्टेशन ही राख के ढेर में तब्दील हो गया। पता नहीं क्या होगा हमारे इस पुलिस स्टेशन का अब। उज्जैन। सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी और बार बार घड़ी देख रहे थे। आज दिलावर सिंह भी वहां पर नहीं थे, वो किसी काम से महावीर के साथ बाहर गए हुए थे। उन्हें यश की चिंता हो रही थी। उन्होंने यश के पास एक बार फिर फोन किया, लेकिन इस बार भी उसने फोन रिसीव नहीं किया तो उनकी चिंता और बढ़ गई। वो उठी और शशांक के कमरे पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो 5 मिनट बाद शशांक उठकर आया। शशांक, क्या हुआ चाची, आप इतनी रात को? सुलोचना जी, बेटा वो पृथ्वी अभी तक नहीं आया है और वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। शशांक, आज सुबह उसका दोस्त एसपी राजन आया था, वो उसके साथ ही गया है। माँ बता रही थी कि वो उज्जैन से बाहर गया है, आने में देर हो जाएगी। सुलोचना जी, लेकिन वो फोन भी तो रिसीव नहीं कर रहा है। शशांक, वो ड्राइव कर रहा होगा इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा होगा। रात का वक्त है ना, लोग ज्यादातर पी के चलाते हैं और सीबीआई के काम में तो ऐसा ही होता है। शशांक ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि सुलोचना जी उसकी चिंता न करें, लेकिन उनका चिंता करना लाजमी था क्योंकि वो एक माँ थी और माँ का दिल तो तभी शांति मिलती है जब उसका बेटा उसके सामने हो, वो भी सही सलामत। सुलोचना जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शशांक ने भी एक बार यश को कॉल किया, पर इस बार भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। शशांक, कहाँ है भाई तू? चिंता हो रही है अब मुझे भी तेरी। क्या आप इस कहानी का सीजन 2 सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।
थैंक यू।